इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th हिंदी स्पर्श भाग 1, जिसका हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। शरद जोशी, तुम कब जाओगे अतिथि। उसके पहले हम लोग शरद जोशी जी के बारे में देख लेते हैं। तो शरद जोशी का जन्म 1931 में हुआ और 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका बचपन कई शहरों में बीता। क्यों बीता? और इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। ठीक है। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लिखने लगे और व्यंग लिखते लिखते उन्होंने व्यंग लेख और व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग पूर्ण धारावाहिक की पटकथाएं और संवाद भी लिखे जो व्यंग में थे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में से शरद जोशी प्रमुख थे। ये शरद जोशी का प्रमुख व्यंग कृतिका और जिसमें लिखते हैं कौन कौन किताब है वह? परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार झिलियां, तिलस्म रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह और प्रतिदिन 2 व्यंग नाटक है। अंधों का हाथी और एक था गधा, एक उपन्यास, मैं केवल मैं, उफ्स, कलम मुख बीए, मैं केवल मैं उर्फ कलम मुख्य बीए, ये सब भी उनके लिखे हुए हैं। इसी पर हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक आता है, लाइन बोले थे भारत के ऊपर, हमको याद आता है, व्यंग ही जैसा था लेकिन भारत के लिए था। ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह अखंड भारत है, राष्ट्र पुरुष है। भारत हमारे लिए वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। भारत हमारे लिए वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है और इसके कंकर हमारे लिए शंकर हैं। हम मरेंगे तो इस भारत के लिए और जिएंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद अगर हमारी अस्थियों को गंगा में बहाया जाए तो कोई कान लगाकर सुनेगा तो भी उसको यही सुनाई देगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये व्यंग रूप में बोले थे जो पार्लियामेंट में ये बोला गया था और भाषण के रूप में उन्होंने मंच पर से बोला था। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरे और हास्य परिहास का हल्का स्पर्श देकर उन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया। धर्म, अध्यात्म, राजनीतिक, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से बची नहीं थी। सबके बारे में इन्होंने लिखा था। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों, मतलब गलत अफवाहें, गलत यहाँ पर चलन प्रचलन का बेवाक चित्र किया था। मतलब बिना रुके डरे फिरे वो सबके बारे में सोचकर, किसी से डरते नहीं थे, एकदम बेटोक उन्होंने जो सोचा उसको लिख दिया, चित्रित कर दिया, लोगों के सामने पहुंचा दिया। पाठक इस चित्र को पढ़कर चकित भी होते हैं और बहुत कुछ सोचने को विवश भी हो जाते हैं। प्रस्तुतः पाठ अभी जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे, तुम कब आओगे अतिथि, शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचय या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। भले ही उनका टीके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं जाते थे। अच्छा, अतिथि कौन होते हैं? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाएं, वही अतिथि कहलाते हैं। वह इनके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के
मेजबान निरंतर सोचते रहता है। तो ऐसे अतिथि लोग से तुम जरा बच के रहो। तुम कब जाओगे अतिथि? क्या होता है देखिए, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूर कर रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम कहां, तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, जहां बैठे हो वहां पर सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीख अपनी सीमा में नम्रता से फरफराती रहती है। मतलब समझ लो कि तारीख धीरे धीरे कटते जा रहा है, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, और कैलेंडर बोलता है इतना दिन हो गया, अब तो चले जाओ। विगत 2 दिनों में से तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। मतलब 2 दिन से तुम्हें दिखा कर तारीखें बदल रहा हूं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत अतिथि जो आते हैं ना, आतिथ्य किया जाता है, आतिथ्य का चौथा भारी दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसा नहीं लगता है कि तुम जाओगे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुक सकते और न ही रुकते थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर पर आए हो, और तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरिम निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है, एकदम निजी मतलब संबंध तुम स्थापित कर दिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देखी है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात क्या? तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, ठीक है। यही सबसे अच्छा मौका है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हारा घर तुम्हें नहीं बुलाता? उसी दिन जब तुम आए थे, मेरे हृदय किसी अज्ञात आकांक्षा से धड़क उठा था। अब क्या होगा? अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। मतलब क्या कांप गया? बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भागी मुस्कुराहट के साथ मैंने तुम्हें गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। और तुम्हारे सामने ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। हम तो रात को कुछ भी खाकर रह जाते थे, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से हम खाने को डिनर के रूप में बदल दिए। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। 2 सब्जी के अलावा रायते और मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि अब तुम ये नाश्ता करोगे, खाओगे, पियोगे, उसके बाद से तुम चले जाओगे। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे कि हमने अच्छा मेहमान नवाजी आपकी की। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे, मतलब खुश दिखते रहे कि भैया चलो ठीक है, चलता है। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। दोपहर का भोजन जो था उसको लंच के गरिमा के रूप में प्रदान की। रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोड़ है, जिसे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हमें तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते। पर तुमने ऐसा
नहीं किया, तुम यहीं पर टिके रहे। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात प्रत्याशित था, मतलब यह आघात बहुत ज्यादा था। इसकी चोट मार्मिक थी, अंदरूनी थी। तुम्हारे जो समीप था, समीप की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच गई। मतलब तुम्हारी समीप पर जो, मतलब अपने बीच का जो संबंध था, एक रबर की तरह ऐसी खींच गई, इसका मुझे अनुमान न था कि ऐसे खींच जाएगी। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवो नहीं होते, अतिथि हमेशा भगवान का अवतार, भगवान का रूप नहीं होते। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकते हैं। अतिथि मानव और थोड़े से राक्षस भी हो सकते हैं। उस दिन लगा किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएगी। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पाल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं। मैंने कहा, अपनी सहज बनियान, मतलब गंजी बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा, और बनियान जो पहने थे उस पर कुर्ता डालने लगे। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। कहाँ जा रहे हैं? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपनी अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, मतलब उनके साथ शादी कर दिया था। ठीक है, उनके साथ शादी करने का फैसला ले लिया था। पर अब जब वही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बढ़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा, मतलब अतिथि और दिन ठहरने वाला है। और आशंका निर्मूल नहीं था। आशंका मतलब साधारण तो था नहीं, असाधारण था। अतिथि, तुम जा नहीं रहे? लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवट्टे पड़ी चादर बदली जा चुकी है। जिस पर तुम सोते हो वो चादर बदली जा चुकी है, और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ रही है और लुप्त होते जा रही है हमारी मुस्कुराहट। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे या आपको दिखाई देते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कॉर्नरों से टप्पे खाकर फिर सेंटर पर खड़ा होकर चुप हो जाता है। अब न तुम हिल रहे हो और न ही मैं हिल पा रहा हूं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्म पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है और चर्चा के विषय चूक गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीतिक, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। हमने सबकी बात कर ली लेकिन अब भी चुप्पी है। सदैव अब सौन्य बोरियत, मतलब धीरे धीरे बोरियत सा लगने लगा है, मन उबने सा लगा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर ली है। मन करता है गाली दे दूं, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? वो कौन सा अदृश्य गोंद है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर चिपक गए हो? मैं इस भेद को सह परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे ऊपर उठाकर कहा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। क्या पता कब जाएंगे? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। हल्की रहेगी, बनाओ। मतलब खिचड़ी बना रहा हूँ, हल्की रहेगी, तुम बनाओ।
सत्कार की उष्मा मतलब गर्मी, सत्कार की गर्मी समाप्त होती जा रही है। डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए, डिनर से चले खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा, मतलब उपवास तक जाना होगा, मतलब खाना छोड़ के भूख हड़ताल करना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, तुम्हारा और मेरा जो संपर्क है एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण, तुम जाओगे ना अतिथि, तुम जाओगे ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह अच्छा लग रहा है। तुम्हारे दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो कभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, हमेशा दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं। होम के इस कारण स्वीट होम कहा जाता है। यही कारण है कि घर को स्वीट होम कहा जाता है, कि इतना अच्छा लगे कि वहां से जाने का मन ना करे, कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। स्वीट होम इसलिए कहा जाता है कि दूसरे के घर के स्वीट को मतलब शांति को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है यार, शराफत भी कोई चीज होती है। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है, सब बोला जा सकता है। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरणें होंगी। मतलब तुम्हारे खराटे भरे नींद जो मारते हो रात के दम खराक खराक, तो वो बीतेगा रात, जब कल सुबह जब होगा तो वो 5वां दिन होगा। मतलब 4 दिन बीत गए थे, वो 5वां दिन था, तो 5वां दिन होगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी धूप की किरण, और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्वहन करोगे, मतलब एकदम इज्जत सत्कार से तुम अपने घर के लिए चले जाओगे। मेरे सहनशीलता की वजह अंतिम सुबह होगी, इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर पाऊंगा, मतलब खड़ा नहीं हो पाऊंगा यार, अब सहा नहीं जाता और लड़खड़ा जाऊंगा, गिर जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ अतिथि, तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे। तो यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। यहाँ पर प्रश्न और अभ्यास है, मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 पंक्तियों में देना है। तो पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। तो पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत बड़े भव्य से बहुत अच्छे से किया और रात का खाना बहुत अच्छे से बनाया। जो रात का खाना था उनके लिए अब डिनर बन गया, दोपहर का खाना लंच हो गया, सुबह का खाना नाश्ता के रूप में खाने लगे। आसान है। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन अतिथि ने कहा कि मुझे लॉन्ड्री में कपड़ा धुलने के लिए देना है। अब यहाँ पर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। एक मैं बताता हूँ, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। ये देवत्व वाला विदाई देना चाहता था, आपको पता है, अभी पढ़े हुआ। ख नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। वो कौन सा था अप्रत्याशित था आघात जो लेखक को एकदम भौचक्का कर दिया, प्रभावित कर दिया। तो वो था
कि मुझे ये कपड़ा लॉन्ड्री में देना है, बन जाएगा। ये क्वेश्चन ही बस मान्य है, वो बाकी सब कुछ फालतू की सब बातें हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार में टाइम पास करोगे, कोई उपन्यास ले लो, मैगजीन ले लो, कोई भी अखबार ले लो, पढ़ लो, जिंदगी में अच्छा सीखोगे। तो यहाँ पर अपना खत्म होता है ये पाठ, ये शब्दार्थ है। आप इसे एक बार जरूर पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा इस शब्दार्थ का मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप ऐसे ही साथ बनाए रखेंगे इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के। आप सभी का फिर से धन्यवाद। कुछ भी सलाह देना चाहते हैं आप जरूर दें, इंतजार रहेगा कमेंट का।